हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर लिया था। ठीक है, अब ये लास्ट वीडियो है, लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, चैप्टर 2 का। सो इसमें हमारा है फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो आज हम लोग हेनरी फेयोल के बारे में पढ़ेंगे। सो हेनरी फेयोल कौन थे और उन्होंने कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को दिया है ये देखते हैं। सो हेनरी फेयोल got degree in mining engineering and joined French mining company in 1860 as an engineer. So एक फर्म इन्होंने ज्वाइन किया है, 1860 में ज्वाइन किया था एज एन इंजीनियर। ही रोज द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1988। सो ये इंजीनियर्स के पोस्ट से ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने उस कंपनी के 1988 में। सो देखो 1860 टू 1988 का यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा सा एरर हो गया है क्योंकि ये डेथ तो इनका 1925 में हो गया था, तो ये 1888 होगा। ठीक है, 1888 ये थोड़ा सा एरर है, मिसप्रिंट है। सो 1860 टू 1888 काफी कम समय में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए उस कंपनी के। व्हेन कंपनी वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, जब कंपनी बैंकरप्सी के कगार पे था, है ना, दिवालिया होने ही वाला था। He accepted the challenge by using rich and broad administrative experience. He turned the fortune of the company for his contribution. अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, चैलेंज एक्सेप्ट किया और कंपनी को, जो दिवालिया होने वाली थी, तो उस कंपनी को यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की तरफ लेके गए। ठीक है, कुछ अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स इन्होंने दिया है और इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, सो कितने प्रिंसिपल्स दिए इन्होंने, सो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए और आज हम सभी 14 प्रिंसिपल्स को देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये 14 प्रिंसिपल्स क्या क्या थे। सबसे पहला था डिवीजन ऑफ वर्क। सो डिवीजन ऑफ वर्क, इसमें इन्होंने क्या कहा कि बड़े से काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और हर एक छोटा पार्ट किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन को, ट्रेंड पर्सन को प्रोवाइड करना है। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में एक फंक्शन है, मैं अधिकतर यही एग्जांपल लेता हूँ, ये काफी अच्छे से समझ में आ जाता है जनरली। सो आपके घर में एक फंक्शन है, ठीक है, अब उस फंक्शन में बहुत सारे काम हैं, जैसे डेकोरेशन का है, लाइटिंग का काम है ना, फूड से रिलेटेड, फूड एंड कैटरिंग से रिलेटेड काम है। ठीक है, सो इन इस तरह के कुछ काम है। अब ये काम आप अकेले नहीं कर सकते हो। अकेले अगर आप करना चाहोगे तो ऑब्वियसली समय ज्यादा लगेगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा, किसी ना किसी चीजों में तो गड़बड़ होना निश्चित है। ठीक है, सो आपने क्या किया, काम को बांट दिया कि ठीक है, फूड एंड कैटरिंग से रिलेटेड अलग काम है, डेकोरेशन से रिलेटेड अलग काम है, लाइटिंग से रिलेटेड अलग काम है, डीजे से रिलेटेड अलग काम है, सब बांट दिया आपने। अब सब काम को आपने बांटा, अब सब स्पेशलाइज्ड पर्सन को दे दिया। फूड एंड कैटरिंग को कैटरिंग वाले को दे दिया, ठीक है, फूड डिपार्टमेंट वाला। फिर उसी तरह से आपने लाइटिंग का काम लाइटिंग वाले को दे दिया जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में। डेकोरेशन का काम डेकोरेशन वाले को दे दिया, डीजे का काम डीजे वाले को दे दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, काम को अपने बांट दिया। तो इसका फायदा क्या दिखेगा, क्या फायदा इसका मिल सकता है। सो स्पेशलाइजेशन का फायदा हमारा मिलेगा, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, रेगुलर इन्वॉल्व है उस फील्ड से रिलेटेड, सो काम अच्छा करेगा। ठीक है, और एक ही पर्सन को सब काम सौंपेंगे तो काम गड़बड़ हो सकता है। सो डिवीजन ऑफ वर्क का पॉजिटिव इम्पैक्ट यही हुआ कि स्पेशलाइजेशन का फायदा हमारा यहाँ पे मिलता है। इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी बढ़ जाता है क्योंकि एक ही काम करना है उन्हें, कोई अलग अलग काम नहीं करना है। जब आप एक काम को बार बार करते हो तो आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, कम समय में आप ज्यादा काम कर सकते हो। ठीक है, और ज्यादा अच्छे तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट बढ़ेगा इससे। ठीक है, इट रिड्यूसेस वर्कलोड, सो वर्कलोड भी हमारा क्या होगा, घटेगा। सो फर्म में आप इसका एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे फर्म क्या करती है, बड़े से काम को छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे कैटेगराइज कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो फाइनेंस का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, काम को बांट दिया गया है। अगर ये नहीं फॉलो होगा तो फिर क्या होगा, तो देयर मे बी लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। फिर एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज सफर करेगा, घटेगा। वेस्ट ऑफ टाइम ड्यू टू केओस अमंग एम्प्लॉयज, कि काम करेगा कौन, इससे रिलेटेड वो लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे। नेक्स्ट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
सो ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑथोरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने की जो पावर है, जो पावर आपको दिया जाता है, दैट इज ऑथोरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब, एक दायित्व है कि इस काम को करना है। ठीक है। सो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या होने चाहिए? बैलेंस्ड होने चाहिए। सो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्रिंसिपल में ये क्या कहा गया कि दोनों बराबर बैलेंस्ड होने चाहिए, कि ऑथोरिटी अगर दिया गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। अगर अनबैलेंस्ड होगा तो फिर क्या हो सकता है? सो फेयोल ने क्या कहा? द रिजल्ट ऑफ ऑथोरिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी का जो रिजल्ट है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको कोई काम सौंपा गया है, सो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, आपको कोई पावर दिया गया है तो वो आप रिस्पॉन्सिबल हो। एक स्पाइडर मैन का डायलॉग है कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। सो ज्यादा अगर पावर आ रहा है यानी ऑथोरिटी है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता ही आता है। इट इज नेचुरल रिजल्ट ऑफ ऑथोरिटी एंड इसेंशियली अनदर एस्पेक्ट ऑफ ऑथोरिटी इज यूज्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑटोमेटिकली बॉर्न। सो दोनों बैलेंस्ड वे में भी होना चाहिए। अगर मान लेते हैं सिर्फ ऑथोरिटी ही दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, सो क्या होगा? पावर का मिसयूज होगा। और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हो, ऑथोरिटी ही नहीं हो, आपको घर में कोई काम सौंप दिया जाए, अब आपको डिसीजन लेने का पावर ही नहीं है कि अच्छा आप ये डिसीजन ले लिए, अब आपको काम भी करने को बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि सब चीज उसी से पूछना है, तो अब क्या होगा कि वर्क यहाँ पे सही से नहीं हो पाएगा, एफिशिएंसी घट जाएगा। सो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट्स का मतलब कि जो फॉलो अगर होंगे तो क्या क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो क्या नुकसान उसका झेलना पड़ सकता है। सो बिल्ड सेफ गार्ड अगेंस्ट अब्यूज ऑफ मैनेजेरियल पावर। नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी इज मिनिमाइज्ड, ऑथोरिटी मिनिमाइज होगा यहाँ पे, मतलब मिसयूज जो हो रहा है उस वो मिनिमाइज हो जाएगा जब बैलेंस्ड वे में रहेगा तो। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, टाइम पे काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑथोरिटी सबऑर्डिनेट्स मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटीज इफेक्टिवली। In the presence of excessive authority, subordinate may misuse his और हर authority. So ये balanced way में होना चाहिए। Next है डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन के बारे में क्या बताएं? तो डिसिप्लिन के बारे में तो आप जानते ही हो कि ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स बाय सबऑर्डिनेट्स। तो जो भी स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, तो एम्प्लॉयज के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे क्या करना है? उसे फॉलो करना है, अबाइड करना है, दैट इज डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन अगर होगा तो उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? सो देयर विल बी स्मूथ एंड सिस्टमेटिक फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आसानी से अच्छे से वो चलेगा। ठीक है। एब्सेंस ऑफ केओस फैसिलिटेट्स एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें अनबन नहीं होगा लोगों के बीच में, काम यहाँ पे प्रॉपर डिटरमाइन रहेगा। अगर नहीं फॉलो होगा सो डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विल attract penalties which result into unhealthy relation between management and employees. So अगर रूल्स को फॉलो नहीं हो रहा है तो पेनल्टी इंपोज होगा, पेनल्टी इंपोज होगा तो रिलेशन खराब होगा एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में। फिर है सुपरविजन एट ऑल लेवल्स में डिमोटिवेट एम्प्लॉयज। सो सुपरविजन यहाँ पे क्या हो जाता है? हर लेवल पे एम्प्लॉयज को डिमोटिवेट भी कर देता है कि हर जगह पे यहाँ पे क्या किया जा रहा है? नजर ही रखा जा रहा है, इतना रूल्स एंड रेगुलेशन, तो एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। सो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? कि जब भी कमांड मिले तो एक सुपीरियर से कमांड मिलना चाहिए, यानी कि हमारे मल्टीपल बॉस नहीं होने चाहिए, एक बॉस होने चाहिए कि जो हमको काम सौंपे और वो काम पूरा करें हम। ठीक है। सो यूनिटी ऑफ कमांड क्या हो गया? कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब कि एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर, एक ही सुपीरियर उसे ऑर्डर प्रोवाइड करे। ठीक है। एक ही सुपीरियर उसे ऑर्डर दे, मल्टीपल सुपीरियर से ऑर्डर उसे नहीं मिलना चाहिए, एक ही सुपीरियर यहाँ पे ऑर्डर देगा। ठीक है। ओनली अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्टर्बेंस एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। इसके अगर ये फॉलो नहीं होगा सो ये सभी प्रॉब्लम्स हो सकता है, कंफ्यूजन होगा कि किसका कौन से बॉस का काम पहले करे, है ना, डिस्टर्बेंस होगा, वो वर्कलोड उसका बढ़ेगा, कंफ्यूज रहेगा हमेशा कि काम किसका करना है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहेगा, बॉसेस में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका क्या निकलेगा? अगर हम एक का बात मानते हैं, एक से ही ऑर्डर लेते हैं, काम करते हैं, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग टास्क टू बी डन। सो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा कि किसका काम हमें करना है। हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, अच्छा रिलेशन होगा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का। इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी,
रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में कि किसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, किसे हमें जवाब देना है, ये एक फिक्स रहेगा। अगर नहीं होगा, ये वायलेट कर रहा है ये प्रिंसिपल, तो ऑथोरिटी इज अंडरमाइंड, है ना। अब किसका हमें काम करना है ये हमें पता ही नहीं है। लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में सही से काम फिर नहीं होगा। देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट अमंग सुपीरियर, सुपीरियर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, है ना, कि मेरा काम पहले कैसे नहीं हुआ, ठीक है, और आपस में सुपीरियर्स ही झगड़ने लग सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वर्ड में एक सिमिलर तरीके से लगते हैं, तो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। सो यहाँ पे देखो, याद करने का सीधा तरीका है, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब, यूनिट का मतलब यहाँ पे समझ लो एक, कमांड का मतलब ऑर्डर। सो एक से ऑर्डर मिल रहा है तो यूनिटी ऑफ कमांड। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक यहाँ पे क्या कर रहा है, वन हेड वन प्लान। यहाँ पे क्या बोला कि वन हेड वन प्लान। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, एक्टिविटीज हैविंग कॉमन गोल मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। सो जो भी एक्टिविटी का कॉमन गोल है कि ये कॉमन गोल के लिए जब काम हो रहा है, तो उसका एक हेड होना चाहिए और उसका एक प्लान होना चाहिए। मल्टीपल हेड और मल्टीपल प्लान इसमें नहीं होने चाहिए। सो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ पे कोई एक्टिविटीज छूटेगा नहीं, ठीक है, सिस्टमैटिक ढंग से होगा क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग होगा। इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड फोकस्ड एफर्ट। सो यूनिटी ऑफ एक्शन, सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। एडवर्स इफेक्ट इसका हो सकता है कि अगर वायलेट किया जा रहा है, अगर ये फॉलो नहीं होगा तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, प्लान नहीं है, हेड नहीं है यहाँ पे, सो अब एक ही काम बार बार हो सकते हैं या कोई काम छूट भी सकता है। एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन विल लीड टू इनएफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर एब्सेंस नहीं, यहाँ पे एब्सेंस होगा कोऑर्डिनेशन का, इनएफिशिएंसी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय का अपना कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी होता है, उसका अपना पर्टिकुलर भी कुछ काम होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट को पहले यहाँ पे करना है, ठीक है, यहाँ पे अपने इंटरेस्ट को बाद में और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पहले। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि फुटबॉल का मैच चल रहा है, 90 मिनट्स के ही होते हैं वो। सो फुटबॉल के मैच में अब कोई पर्सन ना अपने ही पास वो बॉल, फुटबॉल जो है वो रख रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे ही गोल करने हैं, एक दिन में मुझे 3 गोल करने हैं, 4 गोल करने हैं। अब ऐसा उसका एक पर्टिकुलर टारगेट है इंडिविजुअल, इसके वजह से वो पास ही नहीं कर रहा है और बहुत कम समय बचा हुआ है ना, तो कम समय बचा हुआ है और वो अपने जो टीममेट्स हैं उसे पास ही नहीं कर रहा है वो। सो वो अभी अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देख रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को नहीं देख रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट क्या है, यानी टीम के बारे में सोचना है कि ज्यादा गोल टीम का होना चाहिए। सो कोई भी गोल करे दूसरे टीम को पास करेंगे या मैच को जीतना है, ये हमारा गोल है ना, ये हमारा मेन एम है, ठीक है फिलहाल। तो यहाँ गोल ज्यादा करना कि एक पर्सन सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है कि मैं ज्यादा गोल करूंगा, सो ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो गया। और वहां जनरल इंटरेस्ट क्या हो गया, पूरे टीम के बारे में सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, वही हो गया हमारा ये। तो यही हो गया सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सो अब इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा, इट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अपने गोल को प्रायोरिटी ज्यादा नहीं देना है, हमें इंडिविजुअल यहाँ पे जनरल गोल को यानी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्रायोरिटी देना है। नो ईगो क्लासेस एज इट गिव्स क्रेडिट फॉर सक्सेस ऑफ ग्रुप एफर्ट। सो इसमें कोई ईगो क्लासेस नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या है, एडवर्स इफेक्ट, तो इसका जस्ट ऑपोजिट आप देख लो, है ना, जो ऊपर में पॉजिटिव का जस्ट ऑपोजिट एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। अब है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या है कि द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। कि यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के एंगल से जो रेम्यूनरेशन है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। यानी जो काम कर रहा है, ठीक है, जो काम कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है, सो उसके लिए भी फेयर होना चाहिए, यानी कि जितना उसने काम किया है उसके अकॉर्डिंग उसे पैसे मिलने चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब एक ही बार पर्टिकुलर डिमांड कर दे कि मेरा जो सैलरी है अभी 50,000 था, अब मुझे ये सैलरी बढ़ा के सीधा ये क्या कर दे 1.5 लाख कर दे। अब ये तो नहीं हो सकता है इतना ज्यादा, है ना। तो दोनों के एंगल से फेयर होना चाहिए, ठीक है, कि जितना काम कर रहा है उसका उसके हिसाब से उसको मिलना ही चाहिए।
और दूसरा का कैपेबिलिटी, पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। सो रेम्यूनरेशन, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, हेल्दी एटमॉस्फेयर एंड गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। सो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में अच्छा रिलेशन मेंटेन होगा, क्योंकि सैलरी अच्छा रहेगा तो अब यहाँ पे रिलेशन भी अच्छा मेंटेन होगा। नेक्स्ट है मोटिवेट एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट टू देयर मैक्सिमम। सो यहाँ पे अब क्या होगा कि एम्प्लॉय को सैलरी अगर अच्छा मिल रहा है तो मोटिवेशन मिलेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छा काम करे, है ना। एडवर्स इफेक्ट जस्ट ऑपोजिट इसका, कि डीमोटिवेट हो जाएगा एम्प्लॉय, कि हमारा क्या हो रहा है कि सैलरी ही ढंग से नहीं मिलता है, फिर वो क्या करेगा, जॉब को छोड़ेगा, लेबर टर्नओवर ज़्यादा देखने को मिलेगा, फिर रिलेशनशिप हमारा खराब होगा मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं। सो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि पावर इन वन हैंड, डिसेंट्रलाइजेशन यानी ऑथोरिटी फ्यू हैंड्स में रहे या एक हैंड्स में रहे, वो हो गया सेंट्रलाइजेशन की पावर एक पर्सन के पास है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन पावर्स डिस्पर्स हो गया अलग अलग, यानी कि यहाँ पे पावर डिस्पर्स हो गया, ठीक है। सो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। सो सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे आप समझ गए, सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो यहाँ पे क्या बोला गया इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर पावर एक के हाथ में ही होगा तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी नहीं आ पाएगा, इनोवेशन नहीं आ पाएगा, ठीक है। और अगर पावर को पूरी तरह से ही बांट दिया जाएगा तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि कोई सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, पावर का मिसयूज हो सकता है। तो दोनों बैलेंस्ड वे में होना चाहिए कि कुछ अपने हाथ में रखे पावर और कुछ डिस्पर्स कर दें। सो इससे होगा क्या पॉजिटिव इफेक्ट, कि डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल कैन बी टेकन क्विकली, है ना, कि अब जैसे हर एक लेवल पे डिसीजन आसानी से लिया जा सकता है कि बैलेंस्ड वे में है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट इज पॉसिबल, और साथ ही साथ टॉप लेवल मैनेजमेंट कंट्रोल भी स्ट्रिक्टली लगा सकती है, क्योंकि दोनों चीजें बैलेंस्ड वे में है। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ वायलेशन। अगर वायलेशन यानी कि इसको सही से नहीं फॉलो किया जा रहा है, सो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन मे लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। ये हर बात अब इसके थ्रू ही जाएगा, इसको पूछना ही पूछना है ना। एक बल्ब भी चेंज करना है तो अब टॉप लेवल के पास जाएगा, तो अब ऐसे में तो डिले होगा डिसीजन मेकिंग में। फिर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन मे लीड टू मिस यूज ऑफ ऑथोरिटी। अब कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो पावर का मिस यूज भी हो सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग स्केलर चेन। सो स्केलर चेन में हमारा क्या है, कि स्केलर चेन में आप देखो कि अकॉर्डिंग टू फेयल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव चेन ऑफ ऑथोरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट द फॉर्मल लाइंस ऑफ ऑथोरिटी। सो स्केलर चेन में यहाँ पे क्या बोला गया कि फॉर्मल लाइन ऑफ ऑथोरिटी होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मल लाइन ऑफ ऑथोरिटी का मतलब क्या, अब जैसे यहाँ पे रैंक कर दिया गया है कि ए हो गया यहाँ पे टॉप, ठीक है, उसके बाद इस लाइन में आपका बी उसके नीचे आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है, इधर सी आता है, ई आता है और जी आता है। तो यहाँ पे बोला गया कि एक फॉर्मल ऑथोरिटी का, यहाँ पे ऑथोरिटी और कम्युनिकेशन का एक फॉर्मल चेन होना चाहिए। यानी कि अब जैसे जी को ए से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, जी को यहाँ पे किससे कम्युनिकेट करना है, ए से कम्युनिकेट करना है। सो अगर जी को ए से कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्टली वो ए के पास नहीं जा सकता है, जी डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा सकता है, ठीक है। सो कैसे जाएगा, वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा, तो जी ई को कम्युनिकेट करेगा पहले, कि ये अगर मान लेते हैं कोई सजेशन देना है या एडवाइस देना है तो वो ई को बताएगा, फिर ई सी के पास जाएगा और सी फिर ए के पास, ठीक है। तो फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन। अब जैसे जी को एफ से बात करना है तो फिर एफ के पास भी डायरेक्ट नहीं जा सकता है, जी जाएगा ई के पास, ई से वो सी, फिर सी से वो ए, फिर ए बी डी और फिर एफ, ऐसे ये फॉर्मल चेन चलेगा। लेकिन इमरजेंसी के सिचुएशन में जी डायरेक्ट एफ के थ्रू कांटेक्ट एफ से कांटेक्ट कर सकता है यहाँ पे, और इस इमरजेंसी के सिचुएशन में जब ये कम्युनिकेट करेगा तो उसे गैंग प्लान कहा जाता है ना। कि एम्प्लॉयज सेम लेवल के जो एम्प्लॉयज होंगे वो आपस में अगर कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसे गैंग प्लान कहा जाएगा और ये हमारा फ्रीक्वेंट नहीं होगा, और इसे नॉर्मल प्रैक्टिस
के लिए यूज नहीं किया जाएगा, ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के सिचुएशन में। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, द चेन शुड बी वायलेटेड, the chain should not be violated, but in emergency employees at same level can contact through gangplank by informing their immediate superior। so इसको ये inform करने के बाद ये बता देगा कि मैं अभी डायरेक्ट इसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी बहुत इमरजेंसी का सिचुएशन। सो इससे फायदा क्या होगा? सो इट फैसिलिटेट्स यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड देने में, यानी कि हमारा एक ही सुपीरियर है ऊपर में, आप ये देख सकते हो, तो कमांड देने में हमें यहाँ पे फिर फायदा है। फिर स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन रिड्यूसेस द चांस ऑफ कंफ्यूजन। सो यहाँ पे कंफ्यूजन का चांस या डुअल ऑर्डर का चांसेस हमारा खत्म हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट अगर सही नहीं हुआ तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्केलर चेन मे लीड टू कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर। सो ऑर्डर किसे कहते हैं? अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या है, दो तरह का ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बोला गया कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी सुटेबल प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। ठीक है, एवरीथिंग एंड एवरीवन के लिए यहाँ पे सुटेबल प्लेस होना चाहिए, एक राइट प्लेस होना चाहिए। एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी एट इट्स राइट प्लेस। सबका एक प्लेस होना चाहिए और सभी उस राइट प्लेस पे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे दो आ सकता है, पीपल एंड मटेरियल। तो यहाँ पे एक मटेरियल ऑर्डर है, तो मटेरियल ऑर्डर क्या हो गया? अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड मटेरियल ऑर्डर। ठीक है, सो अब जैसे टूल्स और मशीनरीज का एक प्रॉपर प्लेस होता है, तो वो टूल्स और मशीनरी अपने प्रॉपर प्लेस पे ही होने चाहिए। और सोशल ऑर्डर क्या हो गया कि लोगों के लिए भी पर्टिकुलर कि वहाँ उसका कहाँ पे सीट है, कहाँ पे उसका केबिन है, तो एक पर्टिकुलर उसका केबिन भी होना चाहिए और वो पर्सन को वहीं पे प्लेस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कहीं बैठ रहा है, कल फिर कहीं बैठा, फिर परसों कहीं बैठा। अब कम्युनिकेट करने में, उसको ढूंढने में, यही सभी में प्रॉब्लम्स आते रह जाएगा। सो सोशल ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज का सुटेबल प्लेस होना चाहिए। ठीक है, सो इसका फायदा क्या है? इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, है ना। अब जब हर चीज अपने प्रॉपर प्लेस पे है तो उसे ढूंढने में भी आसानी होगा। जैसे आप घर में ही देख लो कि अब मान लेते हैं कि चाबी है, ठीक है, अब की हैंगर आपका है पर्टिकुलर, तो चाबी ढूंढने में आसानी होता है। नहीं तो कभी पॉकेट में रख रहे हो, कभी बेड पे रख दिए, कभी ऐसे ही टेबल पे रख दिए, कभी वहां पे क्या हो गया कि फ्रिज के ऊपर रख दिए। तो अब ऐसे में फिर क्या हो गया, जब आपको समय जरूरत पड़ेगा तो आप ढूंढते रहोगे पूरे घर में कि चाबी कहाँ है मेरा। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या है कि एन ऑर्गेनाइजेशन विल फंक्शन स्मूथली विदाउट एनी हिंड्रेंस। सो स्मूथली वो यहाँ पे फंक्शन करेगा। अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, वेस्टफुल मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट एंड ऑफ मटेरियल एंड पीपल मे लीड टू डिक्रीज इट प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट है इक्विटी। सो इक्विटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, बिलीफ, नेशनलिटी। किसी भी बेसिस पे यहाँ पे कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, बायसनेस नहीं होना चाहिए। एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले शुड बी फॉलोड। No worker should be unduly favored or punished. According to Fayol, good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible. ठीक है, सो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। अब किसी का हाइट ज्यादा है, किसी का हाइट कम है, कोई क्या है बहुत ज्यादा क्या है कि फैट है, तो अब इसके अकॉर्डिंग बॉडी शेमिंग भी नहीं करना है। कोई अगर क्या है कि किसी और रिलीजन का है, उसके बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सभी ट्रू एंड फेयर यहाँ पे होने चाहिए, इक्वल सभी को मानना चाहिए। अब जैसे आप ही समझो ना, गूगल जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज होंगे कि अलग अलग कोई कंट्री का है, कलर अलग है ना, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, नेशनलिटी अलग है। अब उसमें डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को ही नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे काम लेने के लिए उन्हें हायर किया है, ये सभी डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए हायर नहीं किया है। सो अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो काम भी प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा।
सो पॉजिटिव इफेक्ट इसका यह है इक्विटी का कि सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज लीड्स टू बूस्टिंग अप देयर मोरल, हौसला उनका बढ़ेगा और अच्छे ढंग से वो काम कर पाएंगे, कहीं अगर कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो। फिर डेवलपमेंट ऑफ कोर्डियल एंड हार्मोनियस रिलेशंस अमंग सुपीरियर्स, सो सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन होगा। और अगर ये फॉलो नहीं होगा तो जस्ट ऑपोजिट डिस्क्रिमिनेशन होगा, और फिर एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड होंगे, जॉब भी छोड़ सकते हैं वो। एब्सेंस ऑफ इक्विटी इन द ऑर्गेनाइजेशन मे लीड टू अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। सो पर्सोनल का मतलब ना पर्सोनल वर्कर के लिए यूज किया जाता है, एम्प्लॉय के लिए यूज किया जाता है। सो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल प्रिंसिपल में कहा गया, फेल ने कहा कि एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। एम्प्लॉय का टर्नओवर यानी यहाँ पे क्या हो गया कि बार बार ऑर्गेनाइजेशन से उससे निकाला नहीं जाना चाहिए, फ्रीक्वेंट टर्नओवर नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फ्रीक्वेंट टर्नओवर अगर होगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज खुद ही जॉब छोड़ने लगेंगे, वो देखेंगे कि अरे हर कुछ समय पे हर कुछ साल पे लोगों को निकाल देते हैं, तो इससे पहले मुझे निकाले, मुझे ही जॉब छोड़ देना चाहिए। या फिर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स भी नहीं होने चाहिए, बार बार टर्नओवर यानी कि अब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, फिर दूसरे ब्रांच से तीसरे ब्रांच। अब ऐसा अगर होगा तो आप यहाँ समझो कि क्या होगा फिर प्रॉब्लम, कि अगर मान लेते हैं कि अभी किसी पर्सन का ट्रांसफर हुआ एक जगह, सेटल हो रहा था प्रॉपर, अभी सेटल होने में क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को सेटल करना पड़ता है, कि अब जैसे क्या हो गया कि बच्चे का स्कूल है, ठीक है, फिर स्कूल वगैरह का ये काम हो गया, यहाँ पे भी इस जगह पे वो सेटल ही हुआ था, यहाँ के लैंग्वेज और इन सभी को धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर रहा था, फिर किसी और जगह पे इसे ट्रांसफर कर दिया गया, अब फिर से वहाँ पे ये सेम प्रॉब्लम उसे झेलना पड़ेगा, तो काम पे क्या वो ध्यान देगा ढंग से, ठीक है। सो इसीलिए ये प्रॉपर करना चाहिए। तो अब यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल अगर सही से होगा तो लेबर टर्नओवर स्लो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कैन बी मिनिमाइज। अब जैसे एम्प्लॉयज छोड़ेंगे तो फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा ना, फिर से हायरिंग का प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस, ट्रेनिंग का प्रोसेस, तो अब ये सब का खर्च तो हमारा बचेगा कि एम्प्लॉय को हम बार बार फ्रिक्वेंटली निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है, नहीं तो लोग जॉब खुद से ही छोड़ने लगेंगे। फिर एडवर्स इफेक्ट इसका क्या, इनसिक्योरिटी हो जाएगा, फियर ऑफ जॉब सिक्योरिटी रहेगा कि कब निकाल दिया जाए जॉब से, तो खुद ही छोड़ देंगे ऑर्गेनाइजेशन। फ्रीक्वेंट रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग विल लीड टू इंक्रीज द कॉस्ट, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। सो इनिशिएटिव में क्या कहा गया, सो इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि कौन पहले यहाँ पे स्टेप लेता है। सो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को भी यहाँ पे कोई भी लेवल के हो, एम्प्लॉय को इनकरेज करना चाहिए कि वो सामने से आके प्लान में कुछ इंप्रूवमेंट या कुछ सजेशंस, एडवाइसेस दे सके। सो अकॉर्डिंग टू फेओल, वर्कर्स शुड बी encouraged to develop and carry out their plan for improvement. Initiative means taking the first step with self motivation. It is thinking out and executing the plan. यानी अब यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं कि जो सीनियर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा प्लान बनाया, लेकिन हो सकता है ना कि जूनियर्स के पास भी कुछ अच्छा यहाँ पे क्या हो, कोई प्लान हो, कोई अच्छा आइडिया हो। सो उस आइडिया को शेयर करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है ना कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो कौन पहले हैंड रेज करता है, अब हैंड रेज बहुत कम लोग करते हैं। अब हैंड रेज आप यहाँ पे कर रहे हो तो इट शोज इनिशिएटिव, कि आपको इनिशिएटिव लेने का यहाँ पे मौका दिया गया है, आप कुछ नया बता सकते हो। सो इससे क्या होगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसी भावना है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट इसका हो गया कि डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज गेट सेटिस्फैक्शन। सो सेटिस्फैक्शन में मिलेगा कि मेरा भी कुछ जो सजेशंस था तो वो इस्तेमाल किया जा रहा है। सो इफ एम्प्लॉयज आर नॉट अलाउड, यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट क्या है, नॉट अलाउड टू टेक इनिशिएटिव, दे विल बी फ्रस्ट्रेटेड विथ रिजल्ट इनटू डीमोटिवेशन। अब उन्हें यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, मेरा बात तो सुना ही नहीं जाता है तो बोल के कोई फायदा ही नहीं है। फिर इफ एम्प्लॉयज आर नॉट कंसल्टेड विद फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, दे मे नॉट वर्क विद फुल पोटेंशियल्स। सो पूरे पोटेंशियल्स के साथ वो काम न कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है लास्ट हमारा प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल। सो 14 प्रिंसिपल में हमारा क्या आ गया, स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स किसे कहते हैं,
स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यानी टीम वर्क को प्रमोट करे। सो टीम में मिलके हम लोग यहाँ पे काम करें। सो जैसे टीम का फुल फॉर्म भी अगर देखा जाए तो टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, सब कोई साथ में ज्यादा अचीव कर सकते हैं। सो यहाँ पे आई का जो भावना है, फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस्ड विथ वी। ओके, मैनेजर शुड प्रमोट टीम वर्क इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सो टीम वर्क से हम ज्यादा अचीव कर सकते हैं। सो पॉजिटिव इफेक्ट यही होगा कि कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा, बिलोंगिंगनेस बढ़ेगा। यहाँ पे टीम स्पिरिट हेल्प्स टू अचीव ग्रुप गोल्स विथ ग्रेटर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ग्रुप गोल को और अच्छे से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। वायलेट होगा तो जस्ट इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट है ना। अब लास्ट टॉपिक इसका है हमारा, एक दो टॉपिक लास्ट बचा हुआ है। एक है डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। सो एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल में यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सो देखो, सबसे पहला हेनरी फ्योल। सो अब यहाँ पे आप बाइफरकेट कर सकते हो ना कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिया और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 प्रिंसिपल यहाँ पे दिया था। सो क्या क्या है, तो हेनरी फ्योल ही लेड स्ट्रेस ऑन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ टॉप मैनेजमेंट। सो हेनरी फ्योल ने फोकस किया कि इस पे टॉप लेवल मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने में, और टेलर ने फोकस किया है इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी। सो ऑपरेशनल यानी बॉटम लेवल मैनेजमेंट पे को इम्प्रूव करने में। यूनिटी ऑफ कमांड, ही वाज अ स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। और जहाँ पे टेलर का बात है, टेलर वाज नॉट did not consider it to be that important as he insisted on minimum 8 bosses under functional foremanship। ठीक है, सो दोनों अलग अलग यहाँ पे सोचे। हेनरी फ्योल ने यूनिटी ऑफ कमांड तो दिया है, तो वो स्ट्रिक्ट फॉलोअर थे उसके कि जो कमांड है एक ही पर्सन, एक ही सुपीरियर के थ्रू मिलना चाहिए, एक ही बॉस के थ्रू मिलना चाहिए। वहीं पे टेलर ने कहा फंक्शनल फोरमैनशिप में कि 8 बॉसेस होने चाहिए। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी। सो एप्लीकेबल यूनिवर्सली, सो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन टेलर का। एक्सप्रेशन, he founded general theory of administration, he became famous as father of general management। और टेलर ने क्या किया है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था, तो he founded scientific management and become famous as father of scientific management। emphasis था, he laid great emphasis on functions of manager, managers के function को बढ़ाने में, और he laid great emphasis on standardization of work के को स्टैंडर्डाइज करने में। फिर फेयोल्स प्रिंसिपल आर कंसर्न विथ मैनेजमेंट एफिशिएंसी, और टेलर का प्रिंसिपल जो था, सो टेलर्स टेक्निक एंड प्रिंसिपल आर कंसर्न विथ वर्कर्स एफिशिएंसी। सो टेलर का जो फोकस था वो वर्कर के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए फोकस था, और फेयोल का जो प्रिंसिपल्स था वो मैनेजमेंट के ओवरऑल मैनेजमेंट के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए था। पर्सनालिटी का बात करें तो फेयोल वाज रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर और टेलर वाज साइंटिस्ट। आगे कुछ सिमिलैरिटी है तो डिफरेंस था। अब सिमिलैरिटीज के साथ हम खत्म करेंगे अपने चैप्टर को। सो सिमिलैरिटीज क्या था, द मेन एम ऑफ टेलर एज वेल एज फ्योल वाज टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को ही बढ़ाना दोनों का गोल था। बोथ हैव गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सो इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे दोनों ने फोकस नहीं किया है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे फोकस किया है। बोथ हैव सजेस्टेड डिवीजन ऑफ वर्क फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो वर्क को डिवाइड करना है स्पेशलाइजेशन के साथ। बोथ हैव इंसिस्टेड कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। द प्रिंसिपल सजेस्टेड बोथ ऑफ देम आर बीइंग यूज्ड फॉर फर्दर रिसर्च इन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दोनों ने जो प्रिंसिपल दिया है आज भी वो रिसर्च फील्ड में ये काम आता है। ठीक है, सो ये सभी कुछ हमारा हो गया ये चैप्टर का। तो सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हमारा 3 वीडियो आया, तीनों का डिस्क्रिप्शन इस डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मेंशन होगा। ठीक है, सो तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, आप वहां से देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।